अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 23। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री 1972 से 2003 तक। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, बट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो जो जो चीज़ साथ में इंपॉर्टेंट होगी वो बताती जाऊँगी मैं आपको। लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको शॉर्ट वे ज़रूर बताती हूँ कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो साथ में मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ और बता भी देती हूँ आपको लेक्चर के साथ। लेकिन मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग रट्टा ना लगाया करें प्लीज़। एक दफ़ा लेक्चर को कंप्लीट रीड आउट किया करें, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर रीड आउट करने से ये हो जाता है, आपको पता होती है कि हिस्ट्री में अगर ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में है, मैंने कंप्लीट रीड आउट इसी वजह से किए हैं कि अगर देखें एमसीक्यूज़ तो कहीं से भी बनकर आ सकता है आपका। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एमसीक्यूज़ आप लोग के स्पेसिफिक हैं कुछ, तो स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं ऐसे एमसीक्यूज़ जो वही रिपीट अप होकर आ जाते हैं। बट बुक अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, पूरा लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा हो, पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने रीड आउट किया हो एक बार, देखिए आप अगर यहाँ से लेक्चर एक बार सुन लेते हैं कम्प्लीटली, उसके बाद अपनी रीड आउट कर लेते हैं हैंड आउट्स को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग के फाइनल में मार्क्स ज़रा भी कट सकते हैं। बिकॉज अगर आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन में क्या चीज़ डिस्कस की गई है, एक क्वेश्चन में क्या बात हुई, एक हिस्ट्री में क्या बात हुई, एक स्टोरी की तरह आप उसको समझें, एक स्टोरी की तरह आप सुने उसको, यानी पूरे लेक्चर को। और उसके बाद जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसको रट्टा ना लगाएं, अपनी वर्डिंग में लिखें। हाँ, जो कोट्स होते हैं कायदे आज़म के, वो रट्टा लगाकर ही याद करने पड़ते हैं। बट बहुत सारी समटाइम्स क्वेश्चन जो पाक स्टडी का होता है, मैं आपको यही बताऊंगी कि बहुत इजी होता है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं और वो छोटी छोटी बातें आप लोग के पूरे लेक्चर में से ही निकलती हैं, तो वही शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप लोगों ने लेक्चर कंप्लीट पढ़ा हो। बेशक आप लोग के पास टाइम कम हो एग्ज़ाम में, बट आप लोग लेक्चर ज़रूर कंप्लीट मैं यही कहूँगी कि देखें। और हैंड आउट से लाजमी तौर पर एग्ज़ाम देने से पहले लेक्चर को अपने आप देखें। और आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंट्रो देना ज़रूरी था ताकि अगर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मेरे चैनल पर तो उनकी कन्फ्यूजन जो है थोड़े से दूर हो सके, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें स्टूडेंट्स। तो इतना ज़्यादा आप लोग ने इस पर हैवी नहीं करना है, इजी लेके चलना है, इंशाल्लाह अच्छे ही मार्क्स आएंगे आपके। हमने आज का लेक्चर जो स्टार्ट करना है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री 1972 से 2003 में जो जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में हुआ, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, सारा कुछ हम रीड आउट करेंगे। ये हमारे आज की जो है वो आउटलाइंस हैं। पहले हमने ये आउटलाइन रीड आउट करेंगे कि 1972 से 1977 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 77 से 85 में क्या हुआ, 85 टू 99 में क्या हुआ, 99 से 2002 में क्या हुआ। तो इस तरह से ऑनवर्ड जो भी हुआ आज हम फर्दर इसको रीड आउट कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है 1972 से 1977 तक। अच्छा, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आता है स्टूडेंट्स, और एमसीक्यूज भी बनकर आ जाता है कि जेड ए भुट्टो एस्यूम्ड पावर ऑन दिसंबर 20 1971। जो जेड ए भुट्टो थे उन्होंने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला। तो ये आप लोग का आ जाता है, अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि जो जेड ए भुट्टो थे उन्होंने कब इक़्तिदार संभाला। First, he became president of Pakistan and also the civilian chief martial law administrator। पहले वो पाकिस्तान के सदर बने थे और उसके बाद पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। ये आप लोग का एमसीक्यूज आ जाता है कि जो पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे वो कौन थे, जो सदर बने थे हमारे कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान कौन थे। तो ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो ये थे जेड ए भुट्टो थे, ठीक है, जो 20 दिसंबर को 1971 को बने थे। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद कर लेना है। उसके बाद मेजर पॉलिसीज़, जो अहम पॉलिसियाँ थी वो क्या हुई। द फर्स्ट टास्क वाज द constitution making in 1972। in term constitution was adopted and then the parliament of Pakistan unanimously adopt 1973 constitution। अब जैसे कि यहाँ पर अहम पॉलिसियाँ की गई थी। अब पहली उन पॉलिसियाँ क्या थी, अच्छा ये आप लोग का इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में ना याद करें, बट आपने ये की पॉइंट्स लाजमी तौर पे याद करने हैं ताकि आप लोग इजीली लिख सकें पेपर में। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर की पॉइंट उन्होंने क्या डिस्कशन की। पहला जो काम था आइन साजी था, जो 1972 में अबूरी आइन मंजूर किया गया था और फिर पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट ने मुकन्ना तौर पर
किया था। 1973 का आइन मंजूर किया था। उसके बाद द मेजर पॉलिसी ऑफ मिस्टर भुट्टो वाज नेशनलिज्म, ही गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड। अब जो मिस्टर भुट्टो की बड़ी पॉलिसी नेशनलाइजेशन थी, इनकी हुकूमत कौमी थी। उसके बाद जो एमरलैंड, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इमरल्ड माइंस इन सवात, जो सवात में जमद की कानें थीं। उसके बाद की इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, बेसिक मटेरियल, हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, हैवी एंड बेसिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट, गैस, ऑयल, रिफाइनरी, ईटीसी। अब जैसे अहम सनतें जैसे आयरन थी एंड स्टील थी, उसके बाद बुनियादी देहातें थी, हैवी इंजीनियरिंग थी, हैवी इलेक्ट्रिकल थी, मोटर व्हीकल्स थे एंड ट्रैक्टर्स थे, हैवी एंड बेसिक केमिकल्स थे, पेट्रोकेमिकल्स थे, सीमेंट थी, गैस थी, ऑयल, रिफाइनरी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो शामिल की गई थी। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस थी 1972 में, जो लाइफ इंश्योरेंस दी गई थी 1972 में। बैंक्स इन 1974 में बैंक बने। Schools and colleges in 1972, new universities or ordinance was issued in 1973. अब 1972 में स्कूल और कॉलेज न्यू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 1973 में जारी किया गया था। मैनेजिंग एंड सब एजेंसीज वर एबॉलिश्ड, जो मैनेजिंग और सब एजेंसी ख़त्म कर दी गई थी। आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो फर्स्ट टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, तो उसमें जो पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किए थे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो मेजर पॉलिसी मिस्टर भुट्टो ने वाज नेशनलिज्म, जो उन्होंने नेशनलिज्म किया था। मिस्टर भुट्टो की बड़ी पॉलिसी नेशनलाइजेशन थी उनकी कौमी हुकूमत में। तो वो ये पॉइंट्स थे, तो ये आज आ भी जाते हैं बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप इसको कर लें तो अच्छी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये भी। उसके बाद आ जाता है लेबर पॉलिसी। जो उसके बाद लेबर पॉलिसी क्या थी? लेबर पॉलिसी आर न्यू लेबर पॉलिसी वर अनाउंस्ड इन विच मोर राइट्स एंड कंसेशंस वर गिवन टू द वर्किंग क्लासेस। जो एक नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया गया जिसमें मेहनत कश तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ और मराआत दी गई। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक शॉर्ट वे बताती हूँ आज इसका एग्ज़ाम को। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका आ जाए, फॉर एग्जांपल अब आपके सामने पॉलिटिकल हिस्ट्री आ जाती है, आपको आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ, रीड आउट किया हुआ, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका इसका ये बताती हूँ। ये जो जितनी भी हेडिंग्स होती हैं ना क्वेश्चंस की, तो ये लाजमी तौर पर आप लोगों ने याद कर लेनी है। ये जो भी हेडिंग्स आ रही हैं कि लेबर पॉलिसी हुई, हेल्थ पॉलिसी हुई, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टास्क जो था, तो इस तरह से आप लोग ने हेडिंग्स बनाकर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि हेडिंग बने हुए क्वेश्चन के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर आ जाते हैं आप लोग के। तो हेडिंग्स आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, लाजमी तौर पर हेडिंग्स लाजमी याद करनी है, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल होता है ना, वो अपनी वर्डिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे कि अ न्यू लेबर पॉलिसी वर अनाउंस्ड इन विच मोर राइट्स एंड कंसेशन वर गिवन टू द वर्किंग क्लासेस। अब लाजमी नहीं है आप लोग पूरी लाइन्स का ही रट्टा लगाएं, तो रट्टा लगाने की स्टूडेंट ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि अ न्यू लेबर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, ठीक है, शॉर्ट कर दें इसको, इन विच मोर राइट्स, इसको शॉर्ट करके आप लोग 3 पॉइंट्स बनाकर लिख लें, ठीक है। जो जो माइंड में आए उस तरह से लिखते जाएं, बट शॉर्ट करते जाएं, अपनी वर्डिंग में लिखते जाएं, बट हेडिंग्स को अपनी वर्डिंग में ना लिखें। हेडिंग्स ज़रूर आप लोग थोड़ी सी याद करें, ताकि जब आप पेपर लिखने बैठें तब आप लोग के लिए ईजी रहे और हेडिंग भी आप लोग उस वक्त खुद से बना सकें। अच्छा, उसके बाद क्या था? हेल्थ पॉलिसी थी। जो सेहत की पॉलिसी आई वो क्या आई? अंडर न्यू हेल्थ पॉलिसी चीप मेडिसिन एंड फैसिलिटीज़ वर प्रोमिस टू दी मासेस। जो नई हेल्थ पॉलिसी के तहत आवाम से सस्ती दायों और सहूलियात का वादा किया गया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो इंतज़ामी इस्लाहात थीं, तो वो क्या हुई? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू एरेडिकेट करप्शन इन द कंट्री। असलाहत आउट जो थे यहाँ पर जो इन्होंने मुल्क में बदअमवानी के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामी इस्लाहात जो थे वो मुतारफ़ कराई गई थी। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स वर रिमूव्ड ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन। जो सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन थे उनको बदअनवानी के इल्ज़ाम में हटा दिया गया था कि उन्होंने करप्शन की है, इस वजह से उनको रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ रिफॉर्म, जो इस्लाहात की मसाइल हुए, तो वो क्या मसाइल दरपेश हुए थे हमें? Reforms were good in outlook, but as their results were not according to the expectation of the masses. इस्लाहात आउट एक में अच्छी थी, लेकिन चूंकि इनके नतीजे अवाम के तवक्कात के मुताबिक नहीं थे, डिसकाउंटमेंट टुक द प्लेस ऑफ इनिशियल ऑप्टिमिज्म।
अब अदम इत्मीनान ने इब्तिदाई उम्मीद परस्ती की जगह ले ली थी। इलेक्शंस एंड एगिटेशन, अब जो इलेक्शन से और एगिटेशंस हुए, जो एजिटेशन के इंतखाबात थे 1977 के, तो वो क्या हुए? एज अ रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ 1977 डबल पी पीपल्स पार्टी वॉन द इलेक्शंस, जो इसके इलेक्शन से 1977 के जो हुए के इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी इंतखाबात जो जीत गई थी, बट जॉइंट अपोजिशन ब्लेम्ड द मासेस रिगिंग इन द इलेक्शन रिजल्ट, लेकिन मुश्तरका अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया था। दे डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस, उन्होंने अब क्या इंतखाब किया? उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा न्यू इलेक्शंस करें, फ्रेश करें। भुट्टो इनिशली वाज stubborn but later showed inclination to compromise, but history has taken a U-turn. यहाँ पर उन्होंने भुट्टो जो शुरू में ज़िद करता था लेकिन बाद में समझौता करने का रुझान जाहिर करता था, लेकिन तारीख ने यू टर्न ले लिया एज ही रिफ्यूज टू नेगोटिएटिव इलेक्टेड मेजर पार्टी 1977. नाउ अपोजिशन रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज एंड टुक द केस टू द स्ट्रीट्स। चूँकि उन्होंने 1971 में मुंतखब अक्सरीती पार्टी से गुफ्तगू शनीद करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अर्बन शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, वुमेन एंड इवन द इंटेलिजेंशिया ज्वाइंट हैंड्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उसके बाद जो अब हरब हजब इख्तलाफात ने समझौता करने से इनकार कर दिया और इसकी हमालियत कर ली, तो सड़कों पर केस, शहरी दुकानदारी, ताजो, तलबा, ख़वातीन और यहाँ तक के दानश्वरों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ हाथ मिला लिया। द रिजल्ट वाज द थर्ड मार्शल लॉ एंड एंड ऑफ डेमोक्रेसी। इसका नतीजा तीसरा मार्शल लॉ, जमहूरियत का ख़ात्मा था। यहाँ पर अब थर्ड मार्शल लॉ लग गया था। थर्ड मार्शल लॉ कब लगा? 1977 में। उसके बाद 1977 टू 85 जो हुआ, तो हमारा ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है आउटलाइंस में। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो हमने आज पूरे लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने हैं। तो 1977 से 1985 में अब हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1977 टू 1985, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक टू ओवर एंड इम्पोज मार्शल लॉ। जो चीफ आर्मी था वो स्टाफ जनरल महमूद ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाल कर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ही सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इट वाज द लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने आइन को जब मुअत्तल कर दिया, ये पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन फ़ौजी कायदा था। टू जस्टिफाई हिज रूल, ज़ियाउल हक रिप्रेजेंटेड हिज एजेंडा अबाउट, अपनी हुक्मरानी का जवाब पेश करने के लिए ज़ियाउल हक ने अपना एजेंडा पेश किया। वो एजेंडा क्या था? इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन थी, मौसर इंतज़ामिया थी, इस्लामिएशन थी, उसके बाद रिटर्न टू डेमोक्रेसी था, जमहूरियत पर वापस जाएं। ये 3 पॉइंट्स उन्होंने पेश किए थे ज़ियाउल हक ने। मेजर पॉलिसियाँ जो अब उन्होंने की, अहम पॉलिसियाँ जो थीं तो क्या थी? ज़ियाउल हक promised elections first within 19 days and then extended this period after the reforms. अब जो ज़ियाउल हक ने पहले 90 दिन के अंदर इंतखाबात का वादा किया और फिर इस्लाहात के बाद इस मुद्दत में तौसीक़ कर दी थी। दीज रिफॉर्म्स इंक्लूडेड, अब जो इनकी इस्लाहात में शामिल की गई वो क्या थी? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द आउटसाइड रिजाइन, बेदखल हुकूमत का एहतसाब था। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रेस, सियासी सरगर्मियों और प्रेस पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। अच्छा, उसके बाद इस्लामिजेशन, जो इस्लामिजेशन की गई तो उसमें क्या हुआ? इस्लामिजेशन में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप ये पॉइंट्स कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ जाता होता है अक्सर। इस तरह से कि ज़ियाउल हक ने जो मेजर पॉलिसीज़ थी तो वो किस तरह से हुई और उसके बाद इस्लामिजेशन क्या हुई। तो इन हिज वे ऑफ इस्लामिजेशन ऑफ सिस्टम ही इंट्रोड्यूस मैनी स्टेप्स फॉरगिंग कोऑपरेशन सम इस्लामिक ग्रुप्स। इस निज़ाम की इस्लामिजेशन के अपने अंदाज में उन्होंने कुछ इस्लामी ग्रोहों के ताउन के लिए बहुत से इकदाम मुतारिफ कराए। ही आल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन लीगल चेंजेस टू एम्फेसिस ऑन इस्लामिक वैल्यूज़ इन सोसाइटी। ही एस्टैब्लिश
माशरे में इस्लामी इक़्तिदार पर जोर देने के लिए उन्होंने आइनी और कानूनी तब्दीलियाँ भी मुतारफ़ कराईं। इसने कायम किया जो ज़ियाउल हक़ ने यहाँ पर कायम किया। इन्होंने अपनी इस्लामाइजेशन के अपने अंदर उन्होंने कुछ इस्लामी जो ग्रोहों के ताउन किया और कानूनी तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवाईं। तो वो क्या करवाईं उन्होंने? अच्छा, शरियत बेंचेस इस्टेब्लिश इन 1979, जो शरई थी वो 1979 में कायम बेंच हुआ। फेडरल शरीयत कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन 1981, जो वफाकी शरीयत अदालत थी वो 1981 में कायम की गई। इंट्रोड्यूस इस्लामिक पनिशमेंट्स, जो सज़ाएँ थी इस्लामिक सज़ाएँ थी, ठीक है, इस्लामी सज़ाएँ थी वो इन्होंने मुतारिफ़ करवाईं। उसके बाद एम्पुटेशन ऑफ हैंड, स्टोनिंग टू डेथ एंड लॉशिंग ईटीसी, जो हाथों की पादाश, संसार और करना और मारना वगैरह था। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इनिशिएटेड इन 1981 ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, जो मुनाफे और नुकसान की शराकत के असूल पर 1981 में सूद से पाक बुनियादी का आगाज़ था। ज़कात डिडक्टेड ऑन सेविंग अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जो अशर पर 1983 में ज़रई पैदावार पर मुसल्लत किया गया था। अशर वाज इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 1983। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज विद इस्लामिक करेक्टर ऑफ सिलेबस अलॉन्ग विद पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक कंपल्सरी टू ऑल क्लासेस फॉर ग्रेजुएशन। उसके बाद इस्लामीजेशन ऑफ मास मीडिया, यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तालीम के साथ निसाब के इस्लामी किरदार के साथ नई तालीम की पॉलिसी और ग्रेजुएशन तक तमाम जमातों के लिए इस्लामी तालीम लाजमी कर दी थी। ज़राए इब्लाग की इस्लामीजेशन आ गई थी। अच्छा, यह आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इस्लामीजेशन में क्या हुआ था, यानी कि कब किया गया था पॉलिसी। तो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियत जो थी वो कंपल्सरी कर दी गई थी क्लासेस के लिए ग्रेजुएशन तक। उसके बाद प्रेयर्स ब्रेक विद इंट्रोड्यूस टू ऑफिस मुल्ला सलात कमेटी वर फॉर्म टू द ऑब्जर्व द कॉम्प्लियंस ऑफ प्रेयर ओबीडेंस। पाकिस्तान बैतुल्ला माल वाज इस्टेब्लिश्ड। नमाज कमेटियाँ नमाज ऑर्डिनेंस की तामील का मुशाहिदा करने के लिए मुहल्ला नमाज के वक्फे के दफातर में पेश किया गया था और कायम किया गया था। पाकिस्तान बैत उल कुरान माल जो था वो कायम किया गया था। उसके बाद रिटर्न्स टू डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत की तरफ लौटना था, तो किस तरह से हुआ? इन ऑर्डर टू द डेमोक्रेसी ज़ियाउल हक़ टुक द फॉलोइंग मेयर्स, जो जमहूरियत में वापसी के लिए ज़ियाउल हक़ ने मदरजा झेल इक़दाम उठाए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है कि जो ज़ियाउल हक़ ने जो स्टेप्स उठाए थे वो स्टेप्स क्या थे। तो जमहूरियत में वापसी के लिए उन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे वो ये थे कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस 1971, जो बदलती इंतखाबात थी 1971 की, रिफरेंडम वाज हेल्ड टू इलेक्ट ज़ियाउल हक़ एज प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑन दिसंबर 1984, जो दिसंबर 1984 को ज़ियाउल हक़ को अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब करने के लिए रेफरेंडम हुआ। देन he held election on non-party basis on February 1985। फिर इसने फरवरी 1985 को गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए। न्यू नेशनल असम्बली वाज फॉर्म्ड एंड सिविलियन गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड, जो नई कौमी असम्बली थी यानी की तश्कील दी गई और सिविलियन हुकूमत कायम की गई थी। Revival of the Constitution Order March 1985 with most controversial 8 constitutional amendment was introduced, जो मार्च 1985 के सबसे मुतनाज़ा 8वीं आइनी तरमीम के साथ आइन के ऑर्डर की बहाली पेश की गई थी। उसके बाद विड्रॉल ऑफ मार्शल लॉ दिसंबर 30 1985, जो मार्शल लॉ की वापसी हुई थी दिसंबर 1985 को हुई थी। उसके बाद 1985 टू 99 सिविलियन रूल, जो सिविलियन रूल था वो क्या बना हमारा, जो 1985 से 1990 तक रहा। तो डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड बट नो सिविलियन गवर्नमेंट कुड completed its tenure of 5 years and became the victim of 58(2)(b) and 8th amendment, by the virtue of the president can dissolve any and dismiss the elected government। अब क्या हुआ कि जमहूरियत बहाल हो गई थी लेकिन कोई भी सिविलियन हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और 8वीं तरमीम के
का शिकार बन गए, जिसकी वजह से सदर NA को तहलील कर सकते हैं और मुंतखब हुकूमत को बर्खास्त कर सकते हैं। और ये एक्ट कौन सा था? 58 2B के एक्ट के तहत कर सकते हैं। जो मार्च 1985 मई 1988 जो यहाँ पर जो मार्च हुआ वो 1985 था। 19 बेनज़ीर भुट्टो नवंबर 1988 to अगस्त 1990। उसके बाद नवाज शरीफ थे जो वो अक्टूबर 1990 तक आए, 1993 तक। अच्छा, डेट्स इन्होंने यहाँ पर इस वजह से शो की गई हैं कि उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर कोई भी 5 ईयर्स तक नहीं बैठ सका है, तो ये डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। ये आप लोग MCQs में भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से MCQs आ सकता है कि किसने कितने टाइम तक हुकूमत की, यानी कि 1988 to 1990 तक जैसे बेनज़ीर भुट्टो थे तो वो बैठे। तो इस तरह से ये आप लोग के MCQs भी आ सकते हैं। इसको आप लोग ने लाजमी तौर पर रीड आउट कर लेना है। अब जो सिविलियन गवर्नमेंट थे वो अडॉप्ट कर रहे थे पॉलिसीज़ फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल, बट देयर इफेक्ट वर कम्प्रोमाइज ड्यू टू द सेवरल रीजंस। जो शहरी हुकूमत ने लोगों के फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियाँ अपनाई, लेकिन इनके असरात जो थे मतअद्दद वजूहात की बना पर समझौता किए गए। अब वो क्या थे? प्रॉब्लम्स ऑफ कीपिंग दी कोलिशंस इंटैक्ट, जो इत्तेहाद बरकरार रखने का मसला हुआ। उसके बाद वीक पॉलिटिकल पार्टीज विच वीकेंड द गवर्नमेंट, जो हुकूमत कमज़ोर हो, जिसमें कमज़ोर सियासी जमातें हों। ग्रेटर कॉन्फ्रेंटेशन, ग्रेटर्स महाजराई। अच्छा, कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एंड मिसयूज़ ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, करप्शन और रियासी वसाइल के गलत इस्तेमाल की शिकायत। उसके बाद 1999 to 2002 में क्या हुआ, ये हमारा लास्ट पॉइंट है और फाइनल है कि इसमें क्या हुआ था। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट भी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन आए तो MCQs लाजमी तौर पर आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। और 1999 अगेन मिलिट्री रूल वाज इम्पोज्ड अगेंस्ट द सिविलियन गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू द कॉन्सेंट्रेट पावर इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 1999 में एक बार फिर वज़ीर आज़म के ओहदे पर सिविलाइन हुकूमत के इक़्तिदार को मरतकज़ करने की कोशिश की गई और फ़ौजी कानून नाफिज किया गया। नवाज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल टू ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, जो यहाँ पर हुकूमत की तमाम शाखों पर मुकम्मल कंट्रोल रखने के लिए नवाज हुकूमत ने सियासी और आइनी तब्दीलियाँ पेश कर दी थी। उसके बाद नवाज गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रिमूव द आर्मी चीफ व्हाइल ही वाज आउट ऑफ द कंट्री एंड रिटर्निंग फ्रॉम हिज विजिट टू श्रीलंका प्रूफ काउंटर प्रोडक्टिव। जो आर्मी चीफ को हटाने के लिए नवाज हुकूमत की कोशिश, जब वो मुल्क से बाहर थे, वो अपने श्रीलंका के दूसरे दौरे से वापस आ रहे थे, तो उनका जो नतीजा जो था वो क्या अखज़ हुआ। जनरल मुशर्रफ टुक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एंड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्शल लॉ वाज नॉट डिक्लेयर्ड, नो मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, पॉलिटिकल एंड प्रेस फ्रीडम्स रिमाइंड इंटेक्ट। अब जो ये नतीजा जो खैर साबित हुआ था वो क्या हुआ था कि जनरल मुशर्रफ ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल कर आइन को मुअत्तल कर दिया था। मार्शल लॉ का ऐलान नहीं किया गया था, कोई फ़ौजी अदालतें कायम नहीं की गई थीं और सियासी और प्रेस की आज़ादियाँ बरकरार हैं। और उसके बाद मेजर जो प्रायोरिटीज़ हुई, जो सियासी तरजीहात की गई थी, इंपॉर्टेंट थी, जो जनरल मुशर्रफ अनाउंस हैज़ हिज पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़, जो जनरल मुशर्रफ ने अपने सियासी तरजीहात का ऐलान किया। तो ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन एक ज़रूर बन के आता है कि जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने जो अनाउंस किया था अपने पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ का, तो क्या ऐलान किया था। इम्पॉर्टेंट भी एक से आ जाता है, इसको आप लोगों ने लाजमी रीड कर लेना है। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट है भी आ जाता है, यानी कि आप लोग को एक फॉर एग्जांपल जैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कह लें तो इस तरह से भी आ सकता है, बट आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता है इसमें, और MCQs में आ सकता है। तो MCQs में किस तरह से आ सकता है? MCQs में इस तरह से आ जाता है कि क्वेश्चन दे देते हैं आपको और साथ में आप लोग को इसमें से कोई एक पॉइंट उठा कर दे देंगे और कहेंगे कि इस तरह से अब आपने क्या करना है कि इसमें से आप अटेम्प्ट करें कि कौन सा जो अनाउंस किया था इसमें से है भी या नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। रीबिल्ड नेशनल कॉन्फिडेंस एंड मोरल, जो फ़ौजी एतमाद और हौसले की तामीन हो। उसके बाद स्ट्रेंथिंग फेडरेशन, जो फेडरेशन को मजबूत बनाना। रिमूव इंटर प्रोविंशियल
डिसहारमनी जो कौमी हम आहंगी को बहाल करना, बैन सूबाई इंतशार को हटाना, रिस्टोर नेशनल कोहिजन, रिवर ऑफ द इकनॉमिक एंड रिस्टोर ऑफ इन्वेस्टर एंड कॉन्फिडेंस, improving law and order, the situation, dispensation, dispolitical states institution and devolution of power, swift and across the board accountability जो बैन अल सूबी इंतशार को हटा दे, कौमी हम आहंगी को बहाल कर दे, माशियत और सरमाया का अतमाद की बहाली के पैरोकार हो, जो अमन और अमान की सूरत हाल और इंसाफ की फरहमी को बेहतर बनाना हो, ठीक है। डी पॉलिटिक रियासती अदारों और इक़्तिदार की मुंतकिली करना, उसके बाद स्विफ्ट और एहतसाब भर हो, उसके बाद जनरल मुशर्रफ डिज़ाइन द फॉलोइंग पॉलिसी ने अचीव्स दीज गोल्स। अब जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने इन मकासद के हसूल के लिए दर्ज झैल पॉलिसियाँ तैयार की कि ये पॉलिसियाँ किस तरह से फुलफ़िल हो सकेंगी। अकाउंटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑफ लोटेड वेल्थ ऑफ द स्टेट, एहतसाब और रियासत की लूटी हुई दौलत वापसी लेकर आना, रिवाइवल ऑफ इकनॉमी थ्रू द इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड रिड्यूसिंग द इंटरनेशनल डेबिट बर्डन थ्रू द री स्केड्यूलिंग जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे उसमें इजाफ़ा और शेड्यूलिंग के ज़रिए बैन अवी कर्ज़ों के बोझ को कम करने के लिए, ठीक है, ज़रिए माशत की बहाली की जाएगी। पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल अपलिफ्ट, गुर्बत में कमी और माशरती तरक्की की जाएगी। जनरल मुशर्रफ इंट्रोड्यूस न्यू लोकल बॉडी सिस्टम, डेलीगेशन ऑफ पावर टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने ज़िली हुकूमत को बिजली का नया लोकल बॉडी सिस्टम मुतारफ़ करवाया। वो क्या था? इन दी प्रोसेस ऑफ रिटर्न दी डेमोक्रेसी ही हेल्ड, जो उन्होंने जमहूरियत में वापसी में अमल में उन्होंने ये बात रखी कि रिफरेंडम अप्रैल 2002, जो रिफरेंडम है वो अप्रैल 2002 को है। इंट्रोड्यूस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO, जो यहाँ पर उन्होंने मुतारफ़ करवाया था कानूनी फ्रेमवर्क, तो LFO था। यहाँ पर आप लोग को एक MCQs बना कर दे दिया जाता है कि LFO का कंप्लीट लिखें तो क्या लफ्ज़ बनेगा, तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनता है। यहाँ पर मैं इसका कलर भी इसका चेंज कर देती हूँ, तो यह आप लोग का MCQs आ जाता है कि इसका बताएं LFO का मीनिंग क्या है। उसके बाद held general elections of national and provincial assemblies on 10th October 2002, revival of constitution, civilization, government formed in the provinces and the center, जो हर कौमी और सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात जो मुनक्कद हुई, जो अक्टूबर 10 को हुए और 2002 को हुए। उसके बाद आइन के 15 वक़ात थे। सूबा और मरकज़ में सिविलाइन हुकूमत की तश्कील पाई गई। सिविलाइन रूल इस्टेब्लिश, जो सिविलाइन थी शहरी कानून कायम हुआ, तो वो क्या कायम हुआ था? इन दी न्यू सेटअप मुशर्रफ प्रेसिडेंट इन यूनिफॉर्म, नए सेटअप में मुशर्रफ वर्दी में सदर थे। मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वाज द हेड ऑफ द कोalition गवर्नमेंट, जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान थे वो जमाली मखलूद हुकूमत का सरबराह था। इन 3 प्रोविंसेस देयर आर गवर्नमेंट्स ऑफ मुस्लिम लीग Q and NWFP, देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ MM working successfully. Let's hope for the gradual consolidation of the democratic rule. अब यहाँ पर 3 सूबे जो थे, उन 3 सूबों में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमतें हैं और सूबा सरहद में MMK की हुकूमत कामयाबी के साथ काम कर रही है। आए जमहूरी हुक्मरानी के बदरिश इस्तेहकाम की उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग को रट्टा नहीं लगाना है, बस ये पॉइंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने याद करने हैं। और जो भी क्वेश्चन हो आपका किसी भी रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो पॉइंट्स हैं इसके, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एक बार, आप लोगों ने हैंड आउट से लाजमी तौर पर क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं और इसको बार बार रीड करना है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो यहाँ पर जितनी भी सेंचुरीज़ में हमारे क्या क्या हुआ था, तो
क्या हुआ, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन्होंने क्या किया, ठीक है। उसके बाद मार्शल कैसे ख़त्म हुआ, मार्शल किस तरह से लगा, और उसके बाद मुशर्रफ किस तरह से आए, उन्होंने क्या कानून नाफिज़ किए। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने लाजमी तौर पर रीड आउट्स कर लेने हैं। तो यहाँ से आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन कोई एक बनकर आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।